हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जिस भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है, उनके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी मार्च 2023 में। तो उसमें उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज मैं लेकर आया हूँ उसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं उसमें कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट, जितना भी थ्योरी कंसेप्ट है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रिवाइज करवाने वाला हूँ आप सभी को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, क्योंकि थ्योरी का कंटेंट भी आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में। तो जितना रिलेवेंट कंटेंट है मैं वो आप सभी के साथ लेकर आया हूँ, शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की अपनी वीडियो। आता है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार थ्योरी में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? नंबर 1, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के रखना अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन है। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। अब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जब बना लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना लेता है अकाउंटिंग, उसके बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट बताना कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये सारी चीजें बताना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन है। थर्ड, मीटिंग लीगल नीड्स। अब देखिए, बिजनेसेस को टैक्सेस भरने पड़ते हैं और वो टैक्सेस किसके बेसिस पर भरते हैं? जो उनके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उनके बेसिस पर। और फाइनल अकाउंट्स बनाने का फंक्शन किसका है? अकाउंटिंग का। तो एक तरीके से ये लीगल नीड्स देंगी, इनको पूरे करने का भी फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का। फोर्थ है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखना एक अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। प्रोटेक्ट कैसे करके रखते हैं? जब हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है कि हमारे पास कौन सा कितना एसेट्स है, कौन सी कितनी लायबिलिटी है, तो हम उससे उसका सही से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। फिफ्थ है अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अकाउंटिंग किस चीज में हेल्प करती है? मैनेजमेंट को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हेल्प करती है, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन में, इन सारी चीजों में। सिक्स्थ है स्टीवर्डशिप और ट्रस्टीशिप। इन केस लिमिटेड कंपनी, द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइज, द मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ट्रू ट्रस्टी ऑफ द फंड एंड द अकाउंटिंग हेल्प देम टू अचीव देम। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, उनमें जो मैनेजमेंट है वो उसको ट्रस्ट होता है उसके एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज के ऊपर। मैनेजर को समझा जाता है कि ये जो भी डिसीजन लेगा एंटरप्राइज के एसेट से रिलेटेड वो सही होगा, तो इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग उसकी हेल्प करती है। सेवंथ है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग हेल्प इन कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग से क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फंक्शन दिए हैं, वो ये वही सारे फंक्शन है। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट, वही सारे जो हमने पढ़ लिए हैं वही फंक्शन हैंगे ये भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं अकाउंटिंग की। तो लिमिटेशन में नंबर 1 है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जा सकती है जो कि मनी की टर्म में मेजर हो। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट ओरिजिनल कोड दैट इज एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन देम प्लस ऑफ कोर्स एंड इंसिडेंटल चार्ज। इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं अकाउंटिंग में वो किस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है और उन पर जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ होता है उनके अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें कोई भी उनके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से जो इफेक्ट पड़ा होगा उनकी कॉस्ट पर वो रिकॉर्ड नहीं होता है। ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है। थर्ड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज समटाइम बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स आर ऑफन इनएक्यूरेट। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कई बार क्या होता है, जो ये बेस होती है किस चीज पर बेस्ड होती है? ये एस्टिमेट्स और एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। तो इसका एक ये हरदम एजम्पशन जो हम करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, ये इसकी एक लिमिटेशन है। फोर्थ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज ओनली टेस्ट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ मोर प्रॉफिट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि प्रॉफिट अच्छा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। प्रॉफिट ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कैन रीडली बी मैनिपुलेटेड बाय ओमिटिंग सच कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह की कॉस्ट को कम दिखा देंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। फिफ्थ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट न्यूट्रल और अनबाइस्ड। मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइस्ड होती है, लोग उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं।
Sixth, accounting like any other discipline has to follow certain principle which in certain cases are contradictory. Accounting को कुछ principles follow करने पड़ते हैं जो कि कई cases में कैसे हो जाते हैं, contradict principle हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से against बता देते हैं ये principle किसी भी statement को। अब आगे आएगा हमारे पास परचेज बुक क्या होती है। तो परचेज बुक एक बुक होती है जिसमें हम सभी क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कोई भी कैश परचेज नहीं आएगी और सिर्फ किसकी, गुड्स की परचेज जो होती है बिजनेस में कमोडिटीज की, उसकी परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी एसेट क्रेडिट परचेज हुआ हो वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। इसे हम और क्या बोलते हैं, अबाउट बुक भी बोलते हैं, अबाउट डे बुक, परचेज डे बुक, इनवॉइस बुक, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। परचेज बुक का देखिए आपके सामने फॉर्मेट है। एक कॉलम डेट का होता है, पर्टिकुलर्स का होता है, लेजर फॉलियो का एक कॉलम होता है, डिटेल्स होती हैं, दूसरे लास्ट वाले में फाइनल अमाउंट्स आती हैं। ये आपका फॉर्मेट होता है परचेज बुक बनाने का। इसमें सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है, किसकी, गुड्स की। कोई भी एसेट की परचेज या फिर कोई भी कैश परचेज इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है, तो जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। कोई भी एसेट की सेल्स या कैश सेल्स इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। इसे हम डे बुक, सोल्ड डे बुक और सेल्स डे बुक के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है आपके सामने सेल्स बुक का, सेम वही फॉर्मेट है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डिटेल्स और अमाउंट, ये कॉलम होते हैं सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, तो परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें हमारी अगर कोई परचेज जो हमने करी थी, कोई भी चीज खरीदी है, उसे जब हम वापस भेजते हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। दीज रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न इसे हम और क्या नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं इसे। ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है, अगर हमने कोई सेल्स करी है और किसी कस्टमर ने उस सेल्स को वापस कर दिया तो वो सारी सेल्स इसमें सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। इसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक या के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है हमारी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है, यूजुअली द बिजनेस फर्म रिकॉर्ड एंट्री फॉर बिल्स रिसीवेबल, बट व्हेन दे आर रिसीव अ लार्ज नंबर ऑफ बिल ड्यूरिंग अ ईयर, बिल्स रिसीवेबल बुक इज यूज्ड फॉर डीलिंग विद बिल ड्रॉन। वैसे तो कोई अगर कंपनी को एक आधा बिल मिलता है तो वो उसे जनरल्स में रिकॉर्ड करती है, लेकिन कई कंपनियां होती हैं जिनको कई सारे बिल मिलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो फिर वो उसे जनरल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितने भी बिल मिलते हैं फिर उसे बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये होती है बिल्स रिसीवेबल बुक। ऐसे ही होती है आपकी कैश बुक। अब कैश बुक क्या होती है, तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं बुक में उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। If every cash transaction was recorded in journal first, an enormous amount of clerical labor would be entailed in debiting or crediting cash account every time cash is received or paid. This labor could be avoided by keeping a separate cash book record or cash transaction. This makes the cash book most important other than subsidiary books of account. क्या होता है, एक बिजनेस में कैश की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में होती है। तो उन सभी को जनरल में रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक पर्सन को हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करने के लिए रखना पड़ेगा, फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, इतनी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है कई बिजनेसों में। तो क्या करा जाता है, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम उसे डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक एक तरीके से जनरल और लेजर दोनों का काम करती है। ठीक है। और इसे इसीलिए एक स्पेशल सब्सिडरी बुक में गिना जाता है। इट समटाइम आस्क्ड, इज कैश बुक अ सब्सिडरी बुक और अकाउंट और अ पार्ट ऑफ लेजर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी बुक है, कैश बुक या लेजर है। तो कैश बुक इज जनरली ट्रीटेड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, बिकॉज ऑल एंट्री पर्टेन टू कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डायरेक्ट इनटू इट। क्योंकि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वो डायरेक्टली इसी में रिकॉर्ड की जाती है। नो अदर सब्सिडरी बुक इज केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन, बट रियली स्पीकिंग इट इज नथिंग एल्स बट अ पार्ट ऑफ लेजर बाउंड सेपरेटली। दिस इज सो बिकॉज, लेकिन जो ये बुक होती है इसमें हम जनरल वाली सारी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, और ये एक तरीके से जो इसमें जो फॉर्मेट होता है वो लेजर वाला होता है। तो इसे दोनों का काम करती है ये फॉर्मेट। देखिए कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है, इसमें डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का, डिस्काउंट और अमाउंट। इसमें आप 3 कॉलम की भी बना सकते हैं, 2 कॉलम की, 3 कॉलम की, सिंगल कॉलम, ये 3 टाइप की कैश बुक आती हैं। तो डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट और अमाउंट का डेबिट साइड में, और सेम डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट और अमाउंट का क्रेडिट साइड में, ऐसे कॉलम बनते हैं। ये फॉर्मेट दिया है मैंने आपको। इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लास्ट में क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है, बैलेंस कैरिड डाउन।
अब आएगा हमारे पास टॉपिक बिजनेस इनकम क्या क्या होती है। तो द बिजनेस इनकम इज रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑकर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड विच आर अफेक्टेड बाय बिजनेस लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। बिजनेस इनकम वो होती है बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और गेन हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, जिसमें से हम बिजनेस लॉसेज और एक्सपेंसेस को मीट आउट करते हैं, वो हमारी बिजनेस इनकम कहलाती है। The tax is calculated on business income is different from different businesses such as sole proprietorship, partnership, limited liability partnership। जो टैक्स कैलकुलेशन होता है इनकी इस बिजनेस इनकम पर वो सब में अलग अलग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग, पार्टनरशिप में अलग और लिमिटेड लाइबिलिटी में अलग। पहले आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी एंड देयरफॉर टैक्स इज कैलकुलेटेड एज एन इंडिविजुअल। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें हम बिजनेस को ऑनर से अलग नहीं मानते हैं और हम टैक्स ऑनर की इनकम पर कैलकुलेट करते हैं। Second, a partnership. This kind of business is unincorporated where two or more partners work together. Sharing the partnership cannot make taxable. Therefore, each partner is liable. जो पार्टनरशिप होती है इसमें भी ये अनइनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसमें पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, तो इसको भी हम अलग नहीं मानते हैं। और जो हमारे पार्टनर्स की इनकम होती है उसी पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो ये एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन का। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वही लाइबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। बट कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इंडिविजुअल से, तो कंपनी को खुद अपना टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे आएगा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, तो टर्म इन्वेंट्री ऑफ मर्केंडाइज और स्टॉक इन ट्रेड मींस अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स दैट आर बिजनेस एज फॉर सेल फॉर एट अ टाइम। इन्वेंट्री क्या होती है, वो सभी गुड्स जो कि एक कंपनी के पास, फर्म के पास अवेलेबल हैं, बिजनेस के पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए, उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसे हम मर्केंडाइज और स्टॉक इन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इन अकाउंटिंग इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्लूड गुड्स दैट आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और अकाउंटिंग में जो इन्वेंट्री होती है उसे उसमें कई सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, ये सारी चीजें भी इन्वेंट्री में इंक्लूड की जाती हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इशूड बाय आईसीएआई ऑफ द इन्वेंट्री एसेट्स आर, जो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। इन्वेंट्री एसेट्स आर क्या क्या इन्वेंट्री में आता है, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर, पार्ट्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स। इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड मशीनरी, और इन्वेंट्री में मशीन्स इंक्लूड नहीं होती हैं। इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके पास क्या क्या इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, सिर्फ बेचने का और खरीदने का काम करती है, तो उसके पास सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। आगे, एट द एंड ऑफ ईयर ईच ट्रेडिंग एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री विच इंक्लूड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एंड मिसलेनियस आइटम। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Therefore, it is necessary to know the value of inventory before preparing final account। चाहे कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी को अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी ही पड़ती है, जिसमें क्या क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देता है, इसलिए इसको हमें फाइनल अकाउंट्स बैलेंस बनाने से पहले ही वैल्यू करना पड़ता है। The valuation in the inventory is necessary to determine true income earned by business। Valuation किस लिए necessary है, true income find करने के लिए जरूरी है। Valuation to determine gross profit, cost of goods sold is compared with revenue for accounting period। gross profit find करने के लिए cost of goods sold को compare करा जाता है revenue के साथ। cost of goods sold हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो cost of goods expenses में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है cost of goods sold। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी अ मेजर इंपैक्ट ऑन बिजनेस डिटर्मिनेशन इफ वैल्यूएशन आर ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बिजनेस की इनकम पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर वो ओवरस्टेट हो जाए या अंडरस्टेट हो जाए। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होता है तो नेट इनकम भी हमारी ओवरस्टेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट है तो नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी, अंडरस्टेट हो जाएगी। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेट है तो इनकम भी हमारी अंडरस्टेट होगी, और ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेट है तो इनकम हमारी ओवरस्टेट हो जाती है। अब देखिए, टू डिटरमाइन हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत किस किस लिए पड़ती है। तो नंबर 1, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल सिचुएशन। बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन को करेक्टली फाइंड करने के लिए हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट है लिक्विडिटी एनालिसिस करने के लिए जरूरत पड़ती है। फोर्थ है स्टेटरी कॉम्प्लायंसेस, मतलब जो शेड्यूल 3 है बैलेंस शीट जिसके अकॉर्डिंग बनती है कंपनीज एक्ट का, उसमें इन्वेंट्री को दिखाना कंपलसरी होता है। अब आएगा बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। उसमें क्या कहा गया है कि चाहे कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कुछ भी लोअर होगी उसी पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। ठीक है। अब कॉस्ट क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स। जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमने कितनी अमाउंट पे करी थी, वो होती है कॉस्ट। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द सेल। An appraisal is made net realizable value of an item by item. However, in some circumstances, it approximate to grip similar or related object. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो अगर हम गुड्स को अभी बेचे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इनमें से कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी कम होता है उसी पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। बेसिस आएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, यही वही आपको बता रखा है ऊपर ये। अब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो पेरियोडिक सिस्टम क्या होता है ये देखना है हमें, और परपेचुअल सिस्टम क्या होता है ये देखना है। देखिए मैं डिफरेंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले मीनिंग है, तो पेरियोडिक में दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल काउंट। जब हम सभी क्वांटिटी का फिजिकली काउंट करें, उनको जा जाकर चेक करें कि किस चीज की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो कहलाता है पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल क्या होता है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड। जब हम साथ के साथ जैसी कोई चीज आई वैसी रिकॉर्ड कर ली, जैसी कोई चीज गई गुड्स गए वैसी रिकॉर्ड कर लिए। तो इस तरीके से जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो परपेचुअल कहलाता है। और पेरियोडिक क्या होता है, जब हम ईयर के एंडिंग में सभी चीजों को एक बार कैलकुलेट करें जाकर, वो कहलाता है पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो पेरियोडिक वाला क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इन्वेंट्री इज डायरेक्टली डिटरमाइंड और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज टेकन एज रेजिडुअल फिगर। ये डायरेक्टली हमें इन्वेंट्री की वैल्यू बता देता है। और परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली डिटरमाइंड और इन्वेंट्री को हम रेजिडुअल फिगर लेते हैं। जो परपेचुअल होता है उसमें क्या होता है, सेल्स की अमाउंट हमें डायरेक्टली पता लग जाती है, बट इन्वेंट्री की अमाउंट हमारी जो रेजिडुअल बैलेंसिंग फिगर होती है वो होती है। अब आएगा कॉस्ट, तो जो पेरियोडिक वाला होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। बट जो परपेचुअल होता है उसका मेंटेनिंग का कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अब ये सारा ऐसी है एक्स्ट्रा, इसमें से आप जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और ऑपरेशन, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर हमें पेरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है तो बिजनेस को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। बट जो परपेचुअल होता है उसमें बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। पेरियोडिक में इन्वेंट्री का कंट्रोल नहीं हो पाता है, बट परपेचुअल में इन्वेंट्री पे कंट्रोल रहता है। अब मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, तो 4 मेथड हमारे पास गिवन है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, इसमें जब हमारे पास कुछ हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं उनके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब हम हर चीज को अलग से पहचान कर उसकी कॉस्ट पता लगा सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, मतलब जो चीज पहले आई है हम उसे पहले ही सेल करेंगे, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, मतलब जो लास्ट में चीज आई है उसे सबसे पहले बेचेंगे, बाकी जो पहले की पड़ी है उसे पड़ी रहने देंगे, वो होता है लीफो। और वेटेड एवरेज में वेट प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया जाता है। देखिए मैं आपके सामने सभी का फॉर्मेट लाया हूँ। ये आएगा सबसे पहले फीफो का फॉर्मेट, इनको आपको समझने में सबके में कुछ समझ नहीं आएगा, जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा समझ में। मैं सिर्फ इनका फॉर्मेट दिखाने के लिए लाया हूँ आपके साथ। एक बार कैसे बनता है, डेट का कॉलम होता है, रिसिप्ट का, इशू का और बैलेंस का 3 मेन कॉलम होते हैं। मतलब रिसिप्ट मतलब परचेज जो करी है, सेल इशू मतलब सेल्स जो कर रहे हैं, और बैलेंस जो स्टॉक हमारे हाथ में है। अब इन तीनों के अंदर 3-3 कॉलम बनते हैं, एक यूनिट का, फिर दूसरा यूनिट पर यूनिट प्राइस का, और तीसरा टोटल अमाउंट का, ये कॉलम बनते हैं और इसमें हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ऐसे। ये लीफो वाले का है, सेम ही लग रहा होगा आप लोगों को। ये हैगा वेटेड एवरेज मेथड का, ठीक है। अब हैगा हमारे पास जो एनपीओ का चैप्टर है, उसमें जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। इसमें जो और इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को, तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो जो थ्योरी मार्क्स में कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप, ये फॉर्मेट होता है। इसमें डेबिट साइड में बैलेंस आता है,
बाकी सारी रिसिट जितने भी कैश हमें रिसीव होता है वो डेबिट में, और जितना कैश हमने पे करा होता है वो क्रेडिट में आता है। ये आएगा आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस। इसमें कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। क्लोजिंग में हमें या तो सरप्लस मिलता है या डेफिसिट मिलता है, मतलब या तो प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, ठीक है। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे करंट ईयर के वो रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं। अब आएगा हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट। इसमें हमारे पास कुछ अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट का पर्पस क्या क्या होता है ये हमें देखना है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? तो टू एसरटेन एनी शॉर्टेज और सरप्लस, कोई शॉर्टेज या सरप्लस हो उसे पता करने के लिए बनाया जाता है। और टू एसरटेन क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग नहीं है तो इसका है ब्रांच डेटर का। ब्रांच स्टॉक अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? शॉर्टेज और सरप्लस इन स्टॉक, ये सारा जानने के लिए बनाया जाता है। सेकंड है ब्रांच डेटर सिस्टम, ये किस लिए बनाया जाता है? क्लोजिंग डेटर फाइंड करने के लिए। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया जाता है टू असर्टेन टोटल एक्सपेंस इंसर्ड इनकर्ड एट ब्रांच, ब्रांच पर कितने एक्सपेंस हुए हैं वो फाइंड करने के लिए। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जीपी और जीएल निकालने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनाया जाता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? टू असर्टेन नेट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को हमने कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं इसलिए ये बनाया जाता है। ब्रांच कैश अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ब्रांच की सभी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। और ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? जितने भी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट का एक फॉर्मेट है, इसका डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, वैसे ज़्यादातर डेबिट बैलेंस होता है। बाकी ये सारे मैंने आपको नेम्स बता दिए हैं क्या क्या आएंगे, ये फॉर्मेट को आप देख लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है, ठीक है। मे भी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम। ये आएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। ये आएगा आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट। मैंने सभी के फॉर्मेट दे दिए हैं, इनमें जो जो चीज़ें गिवन है वही वही सारी चीज़ें इनमें होती हैं। फिर है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ये आपके सामने। ये आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट का फॉर्मेट आपका, ठीक है। और ये आएगा ब्रांच सेंड टू ब्रांच, अगर ब्रांच ने किसी ब्रांच को गुड्स भेजे हैं तो ये होता है उसका फॉर्मेट। मे भी आप लोगों ने इन सभी फॉर्मेट्स को देख लिया होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग जो हमारा चैप्टर है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पर है। जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे एक ही प्लेस पर, एक कंपनी के अंदर अलग अलग प्लेस, एक कंपनी के अंदर एक ही प्लेस पर होते हैं, बस एक कंपनी में अंदर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रांच होती हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर लोकेटेड होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में हमारा आता है डिपार्टमेंटल में, अंडर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय हेड ऑफिस। जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है उसमें हेड ऑफिस सारे रिकॉर्ड बनाता है। और ब्रांच अकाउंटिंग में अंडर इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम, सभी ब्रांचें अपने अपने अलग रिकॉर्ड्स बनाती हैं। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किसी कॉमन बेसिस पर एक्सपेंस दिए जाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में हमें एक्सपेंसेस एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती है। रिकंसिलेशन, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रांच अकाउंटिंग में उन्हें अपने हेड ऑफिस से सारे अकाउंट्स को रिकंसाइल करना पड़ता है। अब हमारे पास है लीजिंग वाले चैप्टर का कोई एक टॉपिक की एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं लीजिंग के। तो नंबर 1 सेविंग ऑफ कैपिटल, कोई भी चीज हम लीज पर लेकर अपनी कैपिटल का एक्सपेंडिचर रोक सकते हैं। सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अगर हम खर्चा नहीं करेंगे कैपिटल का तो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल रहेगी। थर्ड गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लीजिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। फोर्थ ओनरशिप रिमेन विद लेजर, ओनरशिप जो होती है गुड्स की वो लेसर के पास ही रहती है। फिफ्थ लेस फॉर्मेलिटीज, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती लीजिंग में। सिक्स टेक्निकल सपोर्ट, मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी हमें इससे मिलती है। सेवंथ गार्ड अगेंस्ट ऑब्सोलेंस, अगर जो हमारा खुद का एसेट होगा उसका ऑब्सोलेट होने का मतलब डेप्रिशिएट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसका ऐसा कोई चांस नहीं रहता। एट्थ है अमाउंट ऑफ रेंट, जो लेसी होता है उसे रेंट की अमाउंट पे करनी पड़ती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ना कि इकट्ठी कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है। नाइन्थ है टैक्स बेनिफिट, मतलब बोथ लेसर और लेसी दोनों को इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। टेंथ इंप्रूवमेंट इन लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव होती है इससे। डिफरेंस हैगा फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में। तो अ लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज इफ इट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ लेसी,
अगर कोई लीज है उसमें सभी रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है ओनरशिप के साथ साथ, तो वो हमारी फाइनेंशियल लीज कहलाती है। ऑपरेटिंग लीज इफ डज नॉट ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड, अगर सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर नहीं किया जाए तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। ओनरशिप फाइनेंशियल लीज में एट एंड ऑफ लीज पीरियड प्रोविजन एज वेल एज इट्स ओनरशिप राइट गेट ट्रांसफर्ड। जो फाइनेंशियल लीज होती है उसमें ओनरशिप लास्ट में ट्रांसफर हो जाती है। ऑपरेटिंग लीज में जो एसेट होता है वो लेसर के पास ही रहता है। नेचर रहेगा फाइनेंस लीज इज अ सॉर्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट। फाइनेंस लीज एक टाइप का क्या है, लोन एग्रीमेंट है, जिसमें लेसर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है एक तरीके से। और ऑपरेटिंग लीज में ये किसकी तरह है, रेंटल एग्रीमेंट की तरह होती है ऑपरेटिंग लीज। मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस, द लाइबिलिटी ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस किसकी होती है, लेसी की होती है, मतलब जिस पर्सन ने ली होती है फाइनेंशियल लीज के अंदर। बट ऑपरेटिंग लीज में लेसर को सभी रिस्क बियर करने पड़ते हैं। ड्यूरेशन, जो फाइनेंशियल लीज होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है और जो ऑपरेटिंग लीज होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म पीरियड की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन आर फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। जो फाइनेंशियल लीज होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एडजस्ट किया जा सकता है, और लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज है वो इससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। यही सारी चीज़ें इसमें आपको दी हैं। बाकी आगे आएगा हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, उसमें से मैं भी कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। तो नंबर 1 स्पीड, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से हमारी स्पीड बढ़ती है अकाउंटिंग करने की। सेकंड एक्यूरेसी, मतलब जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है क्योंकि मशीन से किया गया है। थर्ड अप टू डेट, हमेशा अप टू डेट रहता है डेटा, कभी भी कोई प्रीवियस डाटा नहीं अपडेट होता। फोर्थ है बैकअप ऑफ डाटा इज पॉसिबल, अगर हम डाटा को बैकअप करना चाहें तो वो डाटा का बैकअप पॉसिबल रहता है। फिफ्थ क्विक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को हम क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारे जितना भी थ्योरी पार्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मैंने सारा पार्ट कवर कर लिया आज की इस वीडियो में। मे भी ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम जो बीकॉम वाले हैं उनका तो 3 फरवरी को ही है, तो उन्हें ये हेल्प करने में बहुत मदद करेगी। बाकी जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, जिसमें आपको वीडियो के साथ में समझाऊंगा कैसे कैसे आपको सॉल्व ट्रांसफर करनी है इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।